बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। पिताजी, मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर भेजोगे क्या? उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। हाँ बताओ कितना खर्चा आएगा। अब जो भी खर्च आए पढ़ना तो है ही। पिताजी, वही करीबन 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, चले जाओ शहर अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, मैं दे दूंगा पैसे। रामदीन इतनी बात कहकर वहां से चला जाता है और जब वह कमरे में जाता है तब उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आप क्या सारा पैसा बड़े बेटे को पढ़ाने में ही लगा दोगे क्या? हमारे बड़े बेटे के अलावा एक छोटा बेटा और एक बेटी भी है। यदि आप उसी की पढ़ाई में सारा पैसा लगा दोगे तो उन लोगों के लिए क्या बचेगा? तुम चिंता मत करो, उसने कहा है मुझसे कि जब वह इंजीनियर बन जाएगा तब सारे पैसे लौटा देगा, इसलिए मैंने उसे पैसे देने के लिए हामी भर दी। वो सब ठीक है, लेकिन आपको हमारे छोटे बेटे के बारे में भी सोचना चाहिए। विनीता, तुम उसका नाम ना ही लो तो अच्छा होगा। वह बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता है। जब कुछ काम की कहो तो काम बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से मैं उसे काम के लिए कहता ही नहीं हूँ। और उसे भी अच्छे स्कूल में डाला था, लेकिन स्कूल जा रहा हूँ कहकर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने के लिए चला जाता था। माना कि उसकी यह सारी गलतियां हैं, लेकिन वह दिल का बहुत साफ है। वह आपकी और मेरी कितनी ज़्यादा इज्जत करता है। वह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और सुरेंद्र पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और वह शहर में खूब अच्छे से पढ़ाई करता है। चित्रा सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। जब तुम्हारा छोटा भाई घर पर आए तो उससे कह देना कि दवाई ले आए। फसल में बहुत कीड़े लग रहे हैं। अगर हम लोगों ने दवाई नहीं डाली तो उसमें कई सारे कीड़े लग जाएंगे, जिसकी वजह से इस साल की खेती खराब हो जाएगी। हाँ पिताजी, जब भैया आएंगे तब मैं ज़रूर उनसे कह दूंगी जो भी आपने अभी मुझसे कहा है। ठीक है, ये लो 500 रुपये, उसे दे देना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रामदीन खेत के लिए चल देता है और यहाँ नरेंद्र अपने मित्र के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तुम्हें पता है परसों राजापुर में बहुत बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, और ये भी सुना है कि पिछली बार से भी बड़े बड़े और आश्चर्यजनक झूले आए हैं। बताओ चलोगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे। वैसे भी साल में एक बार ही तो लगता है। अगर उसमें भी हम लोग नहीं जाएंगे तो ये गलत बात है। तो ठीक है, यह तय रहा कि हम लोग परसों राजापुर गांव में मेले में जरूर जाएंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत समय हो गया है घर से बाहर निकले हुए। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को। नरेंद्र अपने घर के लिए चल देता है और अपने घर आ जाता है। सुनो चित्रा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। वैसे आज खाने में क्या बनाया है माँ ने? भैया, आप दिन भर सिर्फ मटर गश्ती करते रहते हो और जब पिताजी खेत पर चले जाते हैं तभी आप घर पर आते हो और खाना खाकर फिर चले जाते हो। ऐसा कब तक चलेगा आपका? अरे बस भी करो मेरी दादी अम्मा, बताओ क्या काम है? पिताजी कह कर गए हैं कि जब आप घर पर आएं तो मैं आपसे कहूं कि आप बाजार जाकर फसल में डालने वाली दवाई ले आएं। उसके लिए पिताजी ने 500 रुपये भी दिए हैं। ये लीजिए पैसे। ठीक है, मैं बाजार यूं गया और यूं आया, तब तक तुम मेरे लिए खाना लगा कर रखो मेरी प्यारी बहन। नरेंद्र फसल के लिए दवाई लाने के लिए चल देता है और तभी उसी रास्ते में उसे उसका एक मित्र मिलता है। क्यों सूरज, क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसे हैं? क्या हुआ, अब सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जब हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन करने के लिए खर्चा कम से कम 500 रुपये आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम चिंता मत करो, ये लो 500 रुपये और जाओ अपने पिताजी का ऑपरेशन कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें ये 500 रुपये बहुत ही जल्द लौटा दूंगा। सूरज वहां से चला जाता है और नरेंद्र भी अपने घर के लिए चल देता है।
मैंने सूरज को पैसे तो दे दिए, लेकिन मैं अब घर पर क्या बोलूँगा? पिताजी तो पक्का मुझे खा ही जाएंगे। ए भगवान, मुझे बचा लेना। वह खुद से यही सारी बातें करते हुए अपने घर पहुंच जाता है। उसके पिताजी उसे देखते हैं। क्यों, कहाँ है दवाई? क्या तुम दवाई लेने के लिए बाजार नहीं गए क्या? अब ऐसे चुप क्यों हो? बोलो, क्या हुआ? वो पिताजी, जब मैं दवाई लेने के लिए बाजार जा रहा था तभी मुझे रास्ते में सूरज मिला। उसके पिताजी का ऑपरेशन होना है, जिसके लिए 500 रुपये की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए वह 500 रुपये मैंने उसे दे दिए। ये भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का? मैंने किस चीज़ के लिए पैसे दिए थे और ये क्या कराया? तुम्हें पता नहीं था क्या कि हमारी फसल को कीड़े लग रहे हैं, उसके लिए दवाई चाहिए? देखो विनीता, एक हमारा बड़ा बेटा है जो इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, और एक ये हैं जिन्हें जो काम बोलो उसका उल्टा ही करते हैं। बेटा, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद ये भी देखकर की जाती है कि जो चीज़ हम दूसरे को दे रहे हैं वो चीज़ हमारे पास पहले से भी है या नहीं। इसीलिए अब आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर से ना होने पाए। ठीक है माँ, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पिताजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी तरह समय बीतता जाता है और सुरेंद्र अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त करके इंजीनियर बन जाता है। फिर एक दिन वह अपने घर आता है। पिताजी, मैं इंजीनियर बन गया हूँ। मैंने अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह तो अच्छी बात है बेटा। अब हम लोग तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं और तुम भी अपना सुखी परिवार बसाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही ही कह रहे हैं। मैं आज पंडित जी से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए एक सुंदर संस्कारी बहू खोजें। ऐसा ही होता है। पंडित जी एक सुंदर सी लड़की ढूंढते हैं और फिर सुरेंद्र की शादी हो जाती है और वह अपना सुखी परिवार बसा लेता है। फिर एक दिन, मैं क्या बोल रही हूँ जी, बेटी जवान हो गई है, अब मेरे हिसाब से उसकी शादी करा देनी चाहिए, वरना कहीं देरी ना हो जाए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं बड़े बेटे को फ़ोन लगाता हूँ और उससे कहता हूँ इस बारे में, क्योंकि वह कह रहा था ना कि वह इंजीनियर बनने के बाद पैसे दे देगा। वह बड़े बेटे को फ़ोन लगाता है। बेटा, अब तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, अब हम लोग उसकी शादी कराने की सोच रहे हैं, तो क्या तुम वह पैसे दे दोगे जो तुम मुझे देने के लिए कह रहे थे? हाँ पिताजी, मैं दे दूंगा। मैं जरा सीमा से बात कर लूँ इस बारे में। अच्छा, आप फ़ोन रखिए, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। वह लोग कॉल काट देते हैं और सुरेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, पिताजी पैसे मांग रहे हैं, बताओ दे दूं क्या? किस बात के पैसे देने हैं? मैंने आगे की पढ़ाई के लिए पिताजी से पैसे लिए थे, अब वह पैसे मांग रहे हैं। ये क्या बात हुई जी? क्या उनका फर्ज नहीं था आपको पढ़ाना? भला अब वह किस बात के पैसे मांग रहे हैं? अब आप कोई पैसे वैसे नहीं देंगे। आखिर अब हमें नया घर भी लेना है, आखिर कब तक इस किराए के घर में रहेंगे? सुरेंद्र अपनी पत्नी की बात सुनकर वैसा ही करता है। वह रामदीन को कॉल करता है और उन्हें पैसे के लिए मना कर देता है। विनीता, मैंने सुरेंद्र को कॉल किया था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब बताओ क्या किया जाए? अब कैसे होगी बेटी की शादी? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप आगे की सोचकर चलिए, तब आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। घर में बहू आ जाने के बाद बेटा बहू की ही सुनता है, ना कि माता पिता की। सही कह रही हो तुम। अब चित्रा की शादी के लिए हमारे पास जो सोने के गहने हैं वो बेच देते हैं। वैसे भी वो रखे रखे क्या कर रहे हैं, उनसे अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। ठीक है जी, रुकिए, मैं उन गहनों को निकाल कर लाती हूँ। रामदीन उन गहनों को लेकर गांव के सुनार के पास जाता है। सेठ जी, ये गहने बेचने के लिए लाया हूँ, इसका कितना मूल्य मिल जाएगा मुझे? वैसे गहने तो पुरानी हैं और सुंदर भी हैं, इनके मैं आपको 500 सोने के सिक्के दे दूंगा। रामदीन उन सिक्कों को ले लेता है और उन सिक्कों से वह बेटी के ब्याह के लिए शादी के बर्तन व कपड़े ले आता है और उसकी बेटी की भी अच्छे घर में शादी हो जाती है। ए भगवान, अब जाकर अच्छा लग रहा है, बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारा एक बेटा और है, उसकी भी तो शादी करनी है। क्या आप उसे भूल गए? नहीं भूला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है
कि उसको अपनी बेटी देगा कौन। दिन भर तो आवारागिरी करता रहता है, ना ही उसे जिम्मेदारियां उठाना आता है। अगर शादी कर भी दी तो क्या वह शादी जैसी जिम्मेदारी उठा पाएगा? आप उसकी शादी तो कराइए। शादी के बाद सभी लोग जिम्मेदार बन जाते हैं। अभी वह अकेला है, इसलिए घूमता रहता है। अगर पत्नी आएगी तो उसे वह समझाएगी। ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, कहता हूँ गांव में लोगों से। रामदीन एक रोज गांव के चौपाल पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास उसके गांव का एक व्यक्ति आया जो उसका पुराना व घनिष्ठ मित्र था। राम राम रामदीन भाई, और बताइए कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ भैया, सब कुछ ठीक चल रहा है। बड़े बेटी की इंजीनियर में नौकरी लगने के बाद उसकी शादी कर दी और बेटी की भी एक अच्छे घर में शादी कर दी। बस अब मेरा एक छोटा बेटा रह गया शादी के लिए। अगर तुम्हारी नज़र में कोई एक सुंदर सुशील लड़की हो तो बताना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। अरे रामदीन भाई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। मेरी बेटी है ना कुमारी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। भला मुझे क्यों आपत्ति होगी? अब तक हम लोग एक अच्छे मित्र थे, लेकिन अब हम लोग समधी बन जाएंगे। छोटे बेटे नरेंद्र की भी बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। अब जाकर मेरे कंधों से बोझ उतर गया। अब तो वह लोग अपना करें और खाएं। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हाँ जी, सही कहा आपने। बस हमारे छोटे बेटे में ज़रा दिमाग आ जाए और अच्छे से काम करे तो और अच्छा रहेगा। रामदीन और विनीता यही सारी बातें कर रहे होते हैं और यहाँ कुमारी नरेंद्र को समझाती है। सुनिए जी, कब तक आप इसी तरह यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे? अब आपको भी काम करना चाहिए। आप कब तक अपने माँ पापा के भरोसे ही जियोगे? और अब आपकी शादी हो गई है, घर गृहस्थी भी तो संभालनी है आपको। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं आज से ही खेतों पर जाता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगा। वहाँ ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों पर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में उसे उसका मित्र मिलता है। अरे भाई नरेंद्र, नदी पर नहाने नहीं चल रहे हो क्या हम लोगों के साथ? और यह काम कब से करने लगे हो? भैया, अब नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ। अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे अपनी घर गृहस्थी देखनी है। इसलिए तुम लोग जाओ, मैं तो अपने खेतों पर चला काम करने के लिए। इतना कहकर वह अपने खेतों की ओर चल देता है और खेत जोतना शुरू कर देता है। और इसी तरह समय बीतता जाता है और रामदीन की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन विनीता सोच में डूबी हुई होती है। बेटी अपने ससुराल में सुखी है और बड़ा बेटा अपनी नौकरी, बीवी, बच्चों के साथ सुखी है। लेकिन कल के दिन यदि बंटवारा हुआ तो मेरे छोटे बेटे का क्या होगा? वह तो सिर्फ खेती पर ही निर्भर है और जब बंटवारा होगा तो क्या ही आएगा उसके हिस्से में अपनी जीविका चलाने के लिए। विनीता यही सारी बातें सोच रही थी और सुरेंद्र और उसकी पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनिए जी, ससुर जी को गुजरे काफ़ी समय हो गया है। अब माँ की भी उम्र हो चली है। आपको नहीं लगता यह जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए? हाँ, यह तुमने सही कहा। वैसे भी अभी बंटवारा हो जाएगा तो कल के दिन गांव के लोग नहीं बोल पाएंगे कि छोटा भाई ना समझ था, इसलिए उसे बेवकूफ़ बना दिया और सब कुछ खुद रख लिया। मैं आज ही चित्रा से इस बारे में बात करता हूँ। यहाँ सीमा और सुरेंद्र बंटवारे की बातें कर रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ चित्रा भी अपने पति से यही सब बातें कर रही थी। सुनिए जी, मैं यह सब नहीं जानती। आखिर मैं भी उस घर की बेटी हूँ। मेरा भी उतना ही हक है जितना कि मेरे भाइयों का। इसीलिए मैं भी अपना हिस्सा लेकर रहूँगी। और वैसे भी आजकल के समय में भला कौन अपना हिस्सा छोड़ देता है? तुम्हें क्या कमी है मेरे यहाँ? तुम अपना हिस्सा अपने छोटे भाई को दे दो। बेचारे के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, भाई अपना घर कैसे चलाएगा जब तुम लोग हिस्सा बांट कर लोगे? आप शांत ही रहिए, मैं यह सब नहीं जानती। मैं आज ही बड़े भैया से इस बारे में बात। चित्रा अपने बड़े भैया को कॉल करती है। भैया, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो चित्रा, क्या बात है? भैया,
क्यों ना अब बंटवारा कर लिया जाए जायदाद का, माँ के होते हुए। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात कह दी, मैं भी यही कहने वाला था। चलो ठीक है, फिर कल चलते हैं माँ के पास और उनसे इस विषय में बात करते हैं। वह लोग कल ही माँ के पास आ जाते हैं। माँ, पिताजी को गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि आप जायदाद का बंटवारा कर दिया जाए। हाँ माँ, अब वैसे भी मैंने अपना घर वहीं शहर में बनवा लिया है, तो अब मैं यहाँ कहाँ आऊँगा, इसलिए अब अच्छा ही रहेगा कि यहाँ अपना हिस्सा बेचकर वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, जब तुम लोगों के मन में यही बात है तो ठीक है, फिर मुझे कैसी आपत्ति। तुम अपने भाई से कह देना कि वह कल खेत पर ना जाए, बल्कि कल वह घर पर रुक कर ही जायदाद का बंटवारा कराए। सुरेंद्र ऐसा ही करता है। वह अपने छोटे भाई के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो नरेंद्र, कल जायदाद का हिस्सा बंटवारा होगा, इसलिए कल तुम खेत पर मत जाना, बल्कि घर पर ही रुकना। ठीक है भैया, जैसा आप कहें, मैं कल नहीं जाऊंगा खेत पर। नरेंद्र अपनी पत्नी के पास आता है और उससे कहता है, सुनो कुमारी, कल जायदाद का बंटवारा होगा, तो बताओ क्या करें फिर हम लोग। कुमारी उसे कल होने वाली बंटवारे की योजना बताना शुरू कर देती है और अगले दिन घर पर वकील आता है और बंटवारा शुरू कर देता है। वकील साहब, हमारे पिताजी के पास जितनी भी जायदाद है वह हम तीनों लोगों में बराबरी से बांट दीजिए, ना ही किसी को कम और ना ही किसी को ज्यादा। हाँ वकील साहब, अब आप अपना काम शुरू करिए। वकील इससे पहले कुछ बोले तभी नरेंद्र बोल पड़ता है। रुक जाइए वकील साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आप इस घर को मेरी छोटी बहन के नाम कर दीजिए और सारे खेत खलियान मेरे बड़े भैया के नाम कर दीजिए। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? तुम होश में तो हो कि तुम क्या कह रहे हो? बताओ, हम लोगों के पास इस घर और खेत खलियान के अलावा है ही क्या? और जरा मुझे ये बताओ, जब तुम्हें ये दोनों ही नहीं चाहिए तो फिर बचा ही क्या है तुम्हारे लिए? बड़े भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे हिस्से में मेरी माँ को दे दीजिए। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस संसार में कोई भी कीमती वस्तु नहीं है। यह इतनी सी बात सुनकर चित्रा और सुरेंद्र का सिर लज्जा से झुक जाता है। उन लोगों ने सिर्फ जायदाद के बारे में सोचा, एक बार भी यह नहीं सोचा कि माँ का क्या होगा। यह अनोखा बंटवारा देखकर वह वकील साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और सही ही कहा गया है कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरी कीमती वस्तु नहीं है।